land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Chapter number 2 in geography. Class 8th. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mama's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. तंजानिया अफ्रीका के छोटे गांव में माम्बा पानी लेने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। तंजानिया एक देश है जो अफ्रीका का एक छोटा सा तंजानिया अफ्रीका के छोटे गांव में तंजानिया अफ्रीका में देश है तंजानिया और अफ्रीका क्या है कॉन्टिनेंट है महाद्वीप है और उसके एक छोटे गांव में माम्बा नाम के एक लड़की है जो पानी लेने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है यानी शीघ्र उठती है यानी जल्दी उठती है सुबह में। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए वाटर लेने के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है पानी लेकर के। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है। पानी लेकर के आने के बाद जो घर का कार्य है उसमें वह क्या करती है हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। रॉकी एरिया है ये चट्टानी वाला एरिया है। उसकी झोपड़ी जहां है जहां घर है उसके जो है पूरे परिवार के पास उसकी जो है छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता बहुत हार्ड वर्क करते हैं कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का उगा लेते हैं कुछ सेम उगा लेते हैं इतना ही कर सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इतनी हार्ड वर्क करने के बाद कुछ मक्के और सेम तो उग जाते हैं लेकिन पूरा परिवार साल भर खाना खाए यह इसके लिए इनफ नहीं है। यह कि आपके पास केस हो गया आप कुछ करके सीखे साइड में दिया हुआ है। इधर जाने से पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करिए। जिस प्रदेश में आप रहते हैं आप वहां पर लैंड्स भूमि सॉइल यानी मिट्टी मृदा और उसके प्रकार तथा जल यानी वाटर इसका ऑब्जर्वेशन करिए इसका निरीक्षण करिए परीक्षण करिए अपनी क्लास में परिचर्चा करिए। उसके बाद कि किस प्रकार लोगों का जो लाइफ स्टाइल है जो जीवन शैली है इनके द्वारा प्रभावित होता है यानी उनके जीवन को किस प्रकार से लैंड्स प्रभावित करता है किस प्रकार से मिट्टी प्रभावित करती है और किस प्रकार से वाटर की उपलब्धता और जो उपलब्धता नहीं है वो प्रभावित करता है। आप यहाँ देख सकते हैं साइड में कि चट्टानी भूमि कहाँ है। अगर ये चट्टानी भूमि नहीं होता तो कठिन परिश्रम थोड़ा कम करना पड़ता और मक्का और सेम का जो हम यहाँ पे उगा रहे हैं वो और ज्यादा यहाँ पे उगता है यानी भूमि का इनके जीवन पे प्रभाव है। जल देखिए जल की उपलब्धता अगर इस बच्ची के पास होती तो ये बच्ची पानी लेने के लिए इतनी दूर नहीं जाती प्रातः शीघ्र उठना नहीं पड़ता इतना और इतना दूर तक जो जा रही है कुछ घंटों के बाद लौट रही है यानी वो जो भी वाटर रिसोर्स है वो वाटर रिसोर्स भी एक डिस्टेंस पर है। ये भी चीजें यहाँ से ये भी प्रभावित कर रही है दिनचर्या को। यहाँ पे कहा गया कि परीक्षण करिए और परीक्षण करने के बाद अपनी क्लास में इस पर परिचर्चा करिए। ऑब्जर्व द लैंड टाइप्स ऑफ सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन the region you live. Discuss in your class how it has influenced the lifestyle of people there.
इसमें चर्चा करने की बात हो रही है कि कैसे लाइफ स्टाइल को, वहां पर जो लोग भी हैं उनकी लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है ये लैंड, सॉयल और वाटर अवेलेबिलिटी। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप rearing रीजन इन न्यूजीलैंड, where his family runs a wool processing factory. Every day, when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grows vegetable through organic farming. Here, केस नंबर 2, इसको कंपैरिजन करिएगा। अभी यहाँ का जो जीवन है और यहाँ का जीवन है, दोनों से कंपैरिजन करिएगा। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। आपने ये तंजानिया का उदाहरण लिया था, यहाँ पे आप न्यूजीलैंड का उदाहरण ले रहे हैं। तो पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, मध्यवर्ती भाग में रहता है। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day. अब ये देखिए यहाँ पर जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है, यानी फैक्ट्री जो न्यूजीलैंड में चलती है वो ऊल प्रोसेसिंग की फैक्ट्री है और वहां पे उसका परिवार काम करता है न्यूजीलैंड। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। प्रतिदिन जब बच्चा स्कूल से आ रहा है, स्कूल से लौटने के बाद वो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रेजी प्लेन विद हिल्स इन देयर फॉर डिस्टेंस। इट इज मैनेज इन ए साइंटिफिक वे। ये पूरा जो बाड़ा है और जो यहाँ पर भेड़ों का जो देखभाल कर रहे हैं, ये साइंटिफिक वे से जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा ये पूरा मैनेज किया जा रहा है। पहली चीज यहाँ टेक्नोलॉजी की बात हुई। पक्की सी बात है कि अगर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है या प्रौद्योगिकी की बात हो रही है तो जो कार्य है वो और साइंटिफिक हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा और बेहतर ढंग से वहां से जो भी बेनिफिट आने हैं होगा। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्म। और इतना ही नहीं, पीटर के जो परिवार है वो उगाता है सब्जियां उगाता है, और वो भी किस माध्यम से उगाता है? साइंटिफिक वे से उगाता है। और यहाँ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके उसे जो है उस सब्जियों को भी उगाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 केस दिया हुआ है और दोनों केस का क्या करना है? कंपैरिजन करना है। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं। आगे कंपैरिजन करके आपको बता भी दिया है। यहाँ पर माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंड्स, यहाँ की जो सॉयल है और यहाँ की जो लैंड, सॉयल और वाटर की जो उपलब्धता है, एबिलिटी है वाटर का, यह कैसे जीवन को प्रभावित करती है। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है, डिफरेंट है। दोनों का लाइफ ऑफ वे या वे ऑफ लाइफ दोनों का डिफरेंट है, वे ऑफ लाइफ डिफरेंट है। यह जो विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, नेचुरल वेजिटेशन, प्राणियों एवं प्रौद्योगिकियों के उपयोग की भिन्नता के कारण है। ये जो विभिन्नता है, भूमि की जो गुणवत्ता है, वो मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पत, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। मामा एंड पीटर स्टे इन 2
into different parts of the world and led very different lives. This difference is because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and usage of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. फ्रॉम ईच अदर। तो मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग की भिन्नता के कारण है। देख सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। एक न्यूजीलैंड में रह रहा है, एक तंजानिया में रह रहा है, एक अफ्रीका है, एक ऑस्ट्रेलिया के बगल में ओसारिया कॉन्टिनेंट में रह रहा है। तो दोनों का दोनों उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, ये जो डिफरेंट है ना, जो डिफरेंसेस है, वे ऑफ लाइफ जो डिफरेंट है ना, वह भूमि की गुणवत्ता के कारण है। तो लैंड्स की उपलब्धता है, वेल्टी है। मृदा यानी मिट्टी, सॉयल, जल जो वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है, और प्राणियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग की भिन्नता के कारण है। जो हम एनिमल्स यूज कर रहे हैं, जो एनिमल का उपयोग करके अपने जीवन को बनाने की बात है। भाई भेड़ क्यों, इसलिए भेड़ का पालन हो रहा है वहां से क्योंकि भेड़ों का बाल चाहिए। और अगर हम गाय पालते हैं तो गाय क्यों पालते हैं? भाई दूध चाहिए हमें वहां से, मिल्क के लिए। टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करते हैं तो इसका कारण ये होगा कि जो हमारा वे ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट भी हो जाएगा और प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार की जो रिसोर्स यहाँ पर उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध है, ये उपलब्धता ही इसका मेन कारण है। यहाँ पे लिखा गया, क्या आप जानते हैं? The availability of such resource is the main reason villages differ from each other. Do you know? 90% of the world population occupies only 30% of land area. 30% of land area. The remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited. फिर से पढ़ रहा हूं वैसे। डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पर्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। यानी विश्व की 90%, वर्ल्ड की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। जगह पूरे एरिया की बात करें जाए, पूरी भूमि की बात की जाए तो 30% सिर्फ भाग पर ही रहती है जो पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन। और शेष जो आपका 70% भूमि बचता है वह या तो विरल जनसंख्या वाला है, यानी यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन नहीं, हायर डेंस नहीं है, लोअर डेंस है, और वह निर्जन स्थान है, यानी वहां पर जनसंख्या बिल्कुल रहती ही नहीं है, ऐसी स्थान है, 70% है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है हम भूमि की, लैंड की बात कर रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। सभी जो भी लैंड इज एमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, यानी जो भूमि है वह अधिकतर जो संसाधन है, जो नेचुरल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसमें भूमि भी शामिल है, यानी लैंड भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। ये जो अगर टोटल एरिया देखा जाएगा, इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस and all parts of the small percentage are not habitable। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अगर पूरे सरफेस की बात करेंगे, पृथ्वी के पूरे क्रस्ट की बात करेंगे, भूपृष्ठ की बात करेंगे, तो उसमें जो एरिया है लगभग 30% एरिया जो है वो भूमि है। यही नहीं, थोड़े से परसेंट पर ही, इसी 30% पर
सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि 30% लैंड एरिया है तो यहाँ पर सभी आवासीय भाग हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रहने योग्य नहीं है सभी भाग, यहाँ पर भी कुछ ऐसे भाग है जहाँ पे नहीं रह सकते। मुख्यतः भूमि जो है लैंड और क्लाइमेट यानी जलवायु के डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के डिफरेंट भागों में जनसंख्या का वितरण जो है वो भी अनइक्वल पाया जाता है, असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति है, जो सरफेस है, पर्वतों का जो तीव्र भाग है, जो स्लोपी एरिया है पर्वतों का, और जो जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र है वो लो लैंड जहां पर हमेशा जल का आक्रांत रहता है यानी जल से भरा रहता है, फ्लड आती रहती है, बाढ़ आती रहती है, उस एरिया की बात हो रही है। मरुस्थल क्षेत्र है यानी डिजर्ट एरिया है, तथा सघन वन वाले क्षेत्र यानी डेंस फॉरेस्ट्री रीजन जो है वो सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है, यानी वह या तो बिल्कुल घने बसे नहीं है या तो निर्जन है यानी वहां पे कोई रहता ही नहीं है, ऐसा भी है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र में जो उर्वर जो फर्टाइल लैंड है, जो फर्टाइल प्लेन्स एरिया है, और जो नदी घाटी क्षेत्र है, जो रिवर या नदियों के किनारे बसे क्षेत्र हैं, नदियों के किनारे बसे क्षेत्र हैं, वह एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन बने बसे जो है क्षेत्रों में आता है, यानी यह स्थान जो है विश्व के सघन बसे क्षेत्रों में आता है। Land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface, and all parts of this small percentage are not habitable. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The reduced topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water logging, desert area, thick forested area are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and river valley offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated area of the world. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture. लैंड यूज की बात कर लेते हैं। इससे पहले लैंड यूज की बात करें, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, उसकी भी बात हो जाती है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज करिए वीडियो। Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads, and setting up of industries. This is commonly termed is land use. Can you list out the different ways in which Mambas and Peter's family use their land? भूमि के उपयोग की अगर बात करें, लैंड यूज की बात करें, तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि का या लैंड का उपयोग जो है डिफरेंट कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री के लिए, खनन के लिए यानी माइनिंग के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि के लिए लैंड का उपयोग किया जाता है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों का सूची बना सकते हैं? अभी पढ़ा भी था हम लोगों ने। यहाँ पे आप लिस्टेड करने के लिए कह रहे हैं। माम्बा और पीटर, दो लोगों की कहानी आपने पढ़ा है, दो लोगों का केस पढ़ा है। अब इसको लिस्ट करने की बात कर रहे हैं कि जो बातें उसमें कही गई, जो भूमि का उपयोग है, वो किस किस रूप में कर रहे हैं। वहां पे देख रहे हैं मक्का उगा रहे हैं, माम्बा के जो फादर्स हैं, और वहीं पीटर का देख रहे हैं क्या कि भेड़ पालन कर रहे हैं, भेड़ पालन कर रहे हैं। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं? फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपसे पूछ रहा है इसमें भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। यानी जो भी लैंड्स यूज है भाई, एक तो आवास के लिए घर बना हुआ है, एग्रीकल्चर के लिए यहाँ साइड में दिख रहा है,
दो उपयोग दिख गया। इतना ही नहीं, वाटर बॉडीज भी यहाँ पर दिख रही है, रिवर जाती हुई दिख रही है, पेड़ पौधे यहाँ प्लांटेशन है, इस उपयोग को, सड़क बनी है यहाँ पर, ढेर सारे रोड कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा अगर कंपनी फैक्ट्रीज बनी होगी तो ये भी यहाँ पर तमाम चीजें हैं जिसके लिए हमको लैंड का उपयोग करना पड़ता है। और इसी बात का यहाँ जिक्र भी किया है, एग्रीकल्चर, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए जो हम साधारणतः भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल का अगर परसेंट देखेंगे तो ये फसल भूमि के रूप में ऑस्ट्रिया यहाँ पे 6%, चारागाह यानी ग्रेजरी के लिए खास करके जो पशु पाले गए हैं उसकी घास उपलब्धता हो जाए, इसमें लगभग 56% जो है चारागाह के रूप में उपयोग कर रहे हैं। फॉरेस्ट यहाँ पर 14% है, और अदर जिसमें घर हो गया, फैक्ट्री हो गया, वाटर बॉडीज पूरा देखें, ये सबके लिए परसेंट जो है 24%, यानी फॉरेस्ट और चारागाह की संख्या सबसे ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। अगर देखेंगे ब्राजील में देखेंगे तो 9% हम क्रॉप्स के लिए यूज कर रहे हैं, फसल लैंड्स यूज कर रहे हैं, क्रॉप्स लैंड्स के रूप में यूज कर रहे हैं, 20% ग्रेज के लिए यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट के लिए 66% यूज कर रहे हैं, अदर के लिए 5%। कनाडा की बात करें तो 5% जो है वो क्रॉप्स भूमि के लिए है, बाकी ग्रेजी के लिए 4% है। वन के लिए फॉरेस्ट देखिए 39% फॉरेस्ट है यहाँ पे कनाडा में, 52% जो है अन्य उपयोग में यूज किया जा रहा है। चाइना की बात करें तो क्रॉप्स प्रोडक्शन जो है, ये एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो 10% भूमि पर हो रहा है, 34% जो है पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता के लिए हो रहा है, वहीं वन के लिए 14%, 42% अन्य उपयोग में हो रहा है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हुए चले जाएंगे और देखते जाएंगे कि हम भूमि जो है विश्व में कहाँ कहाँ पे कितना उपयोग इसका कर रहे हैं। इसके बाद चाइना के बाद अगर हम बात करें, चाइना के बाद बात करें, ये आंकड़ा हमें लगता है इंग्लिश की बुक में नहीं दिया है, जो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर दिया है इंग्लिश की बुक में नहीं है, हिंदी के बुक में ही सिर्फ। ठीक है, वहीं से कंपेयर कर लेते हैं चीज़ों को, वहीं से कंपेयर कर लेते हैं। फ्रांस में 35% क्रॉप्स जो है लैंड्स है, वहीं 21% चारागाह है, वन जो है 27% है, फॉरेस्ट 27% है, 17% अदर जो है यूजेज में उपयोग हो रहा है। भारत की बात करें तो 57% जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, यानी क्रॉप्स लैंड्स के रूप में यूज हो रहा है। 4% पे चारागाह है, ग्रेज है, 22% जो है फॉरेस्ट्री एरिया है, 17% अदर वर्क के लिए यूज किया जा रहा है भूमि। जापान की बात करें तो 12% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, 2% जो है चारागाह के लिए यूज हो रहा है या ग्रेजी लैंड के रूप में यूज हो रहा है। 67% फॉरेस्ट है जापान में, 67% फॉरेस्ट्री भूमि है, और 19% जो है अदर उपयोग के लिए। रसिया से कंपैरिजन किया जाए, रसिया में 8% जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, 5% जो है आपका ग्रेस के लिए, 44% जो है आपका फॉरेस्ट के लिए, 44% अदर उपयोग के लिए, अदर जो है यूज के लिए। यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे 29% जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, क्रॉप्स लैंड्स के रूप में यूज हो रहा है। 46% जो है आपका चारागाह के रूप में यूज हो रहा है, 10% जो है वो फॉरेस्ट के रूप में यूज हो रहा है, 16% अदर उपयोग अदर वर्क के लिए यूज हो रहा है। वही संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड जो है स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो 21% जो है वो क्रॉप्स लैंड के रूप में यूज हो रहा है, 26% जो है आपका ग्रेस के रूप में यूज हो रहा है, 32% आपका फॉरेस्ट के रूप में यूज हो रहा है, 21% जो है अन्य उपयोग के रूप में। अगर पूरे विश्व की बात करें, विश्व में इतनी सारी कंट्री हैं, सबका कंपैरिजन करना, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जिससे हमारी इंडिया से रिलेटेड या इंडिया से उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि हो रहा है, तो हम इस रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड की जो पूरी अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें इतनी सारी कंट्रीज में, तो 11% भाग जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो है लैंड यूज हो रहा है, 26% पर चारागाह है, ग्रेज है, 31% जो है वो फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट के रूप में उपयोग हो रहा है, और 32% पे अदर वर्क करने के लिए जो है ये उपयोग किया जा रहा है। जो एबव हम देख रहे हैं, ये जो डेटा देख रहे हैं, जो इंग्लिश की बुक में नहीं है फिलहाल,
ऊपर दी गई सारणी या इस चार्ट में अगर अध्ययन करें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यहाँ से हम निकालेंगे या देने का प्रयास करें। उन देशों का नाम बताइए जिसमें फसल भूमि, वन, चारागाह और अन्य उपयोगों के लिए तैयार भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो उसको आप चार्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप कंपेरिजन करते हुए यहाँ से ये देखेंगे कि कहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भूमि जो है यूज हो रही है, वन के लिए कहाँ अधिक हो रही है, ग्रेज के लिए कहाँ, अदर जो है यूजेज के लिए कहाँ पर उपयोग हो रही है, ये यहाँ पे देख सकते हैं या यहाँ से प्रश्न कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं। आप ऐसे ही कंपेयर करो, देखो 57% भारत में क्रॉप प्रोडक्शन में उपयोग हो रहा है, वहीं ग्रेज के रूप में देखो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भूमि उपयोग हो रही है। यहाँ पे कंपेयर ऐसे करेंगे तो अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे ग्रेस के रूप में जहाँ सिर्फ भारत में 4% यूज कर रहे हैं, जो पशुओं का चारा है वह उपयोग कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री जो कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के साथ, वो देखो कितना, जब ग्रेज नहीं है, घास के मैदान नहीं है, तो निश्चित है चारे के लिए हम फिर इसी पर आएंगे। यहाँ से हमें जो है इनके लिए चारे उगाने पड़ेंगे और फिर यहाँ से इनको सप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन अगर कंपेरिजन ऑस्ट्रेलिया से करेंगे तो देखिए कितने कंपेयर कितनी डिफरेंस मिल रहा है। 22% जो है ये फॉरेस्ट्री एरिया है इंडिया में, वहीं पे 14% ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। और अन्य उपयोग की बात करें, अदर यूजेज की, तो यहाँ 24% है, वहीं भारत में अगर देखा सिर्फ 17% अदर यूज हो रहा है। तो ऐसे कंपेयर करके इन देशों से हम भूमि उपयोग देख सकते हैं कि भूमि उपयोग कहाँ कहाँ पे कितना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं इसमें। यहां लिखा कि लैंड आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, जो प्राइवेट लैंड इसको यूजेज के आधार पे या ओनरशिप के आधार पर, बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट लैंड जो है वो उसका मालिक कौन होता है, इंडिविजुअल होते हैं। वेयर जबकि कम्युनिटी लैंड जो होता है इसके जो मालिक होते हैं वो owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community land are also called common property resource. कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी लैंड है ओन्ड बाय कम्युनिटी कॉमन यूज के लिए, तो यहाँ पे जो फोडर है, फ्रूट्स है, नट्स है, मेडिसिनल हर्ब्स है, ये सब आएगा कम्युनिटी लैंड में। यहाँ पर individuals where community land is owned by the community for common use like collection of fodder, fruits, nuts and medicinal herbs. These community lands are called common property resources. People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the worst changes in the land usage pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soils, erosions, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृत है, मृदा है, जलवायु है, खनिज है और जल की उपलब्धता है। यानी स्थलाकृति, मृदा सॉयल, क्लाइमेट यानी जलवायु, खनिज यानी मिनरल, जल मतलब वाटर, इसकी उपलब्धता जो है वह डिफरेंट जो है फिजिकल फैक्टर के कारण
जो है निर्धारित किया जाता है उससे। मानवीय कारक यानी ह्यूमन फैक्टर जो है, जैसे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की बात की जाए और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो इसमें भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि यानी प्राइवेट जो है लैंड्स, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के रूप में, और सामुदायिक भूमि यानी कम्युनिटीज प्रॉपर्टीज के रूप में जो यूज किया जाता है, यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। ध्यान दे सकते हैं कि भाई अगर हम इसको इस आधार पे, तो कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड का यहाँ पे बताया गया है कि जो सामुदायिक भूमि है, सामुदायिक भूमि वो सामुदायिक स्वामित्व में होता है। जो सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, पूरी कम्युनिटी से संबंधित व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे चारा हो गया, फल हो गए, चारा फोडर की भी बात हुई थी, तो कम्युनिटी लैंड कंपनी जी कंपनी जो जैसे चारा जो है वो कम्युनिटी जो है वहां से कम्युनिटी लैंड से जो है चारा या फोडर्स का यूज करते हैं। फलों का जो है वो जो है फ्रूट्स का वो वहां से नट और जो जितने भी औषधि बूटियों को एकत्रित करना, इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। इस साझा भूमि को जो है साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। ये महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर फिर लिख रहा है कि जनसंख्या और उनकी डिमांड, पॉपुलेशन और उनकी डिमांड की बात की जाए तो ऑलवेज जो है क्या कहते हैं इंक्रीज करती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है, जो एबिलिटी ऑफ लैंड्स की बात करें तो वो सीमित है, लिमिटेड है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। प्लेस टू प्लेस अगर हम लैंड्स की बात करें तो कहीं बहुत फर्टाइल लैंड मिल जाएगी और कहीं पर अनफर्टाइल लैंड मिलेगी, तो ये अंतर होता है, दोनों में भूमि में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, प्रमुख खतरा है। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग, बट ये हमेशा बढ़ती रहती है। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है वो लिमिटेड है, सीमित है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स, क्वालिटी ऑफ लैंड की बात करें तो ये डिफर्स करता रहता है, अलग अलग है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगहों पर जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो डिफर कर रहा है, जो है अलग हो रहा है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपुल स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। जो लोग हैं, लोग यहाँ पे कहा गया कि लोगों ने समुदायी भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने में, लोग जो है कम्युनिटी लैंड पर उसको बिजनेस, पूरा बिजनेस एरिया, व्यापारिक एरिया, कमर्शियल एरिया बनाने में, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने यानी जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में हाउस जो है घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अनाधिकृत यानी अधिक से अधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। खेती बाड़ी का काम गांव की तरफ और नगरों में जो है वहां पर आवासीय या घर बनाने के रूप में इस तरह का विस्तार जो है देखने को मिल रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में जो कल्चरल चेंजिंग है उसको भी दर्शा रहा है, उसको भी बता रहा है। वर्तमान में एग्रीकल्चर और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण यानी जो डिग्रेडेशन है, लगातार जो लैंड डिग्रेडेशन है वो लगातार बढ़ा है। भूस्खलन बढ़ा है यानी लैंडस्लाइड बढ़ा है लगातार। मिट्टी अपरदन यानी सॉइल इरोजन लगातार बढ़ा है। मरुस्थलीकरण यानी जो है डिजर्टिफिकेशन लगातार बढ़ा है। ये जो है लगातार पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, प्रमुख खतरा है। ये पर्यावरण के लिए जो है लगातार जो है खतरा है। लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats of the environment because the expansion of agriculture and cultural activities.
ओके। आफ्टर दिस कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, इसके बाद पढ़ेंगे। स्टॉप करिए इसे।